नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एक बात कही में आपका स्वागत है। मैं राजेश चतुर्वेदी एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने। दोस्तों, इस साल की शुरुआत में मैंने अभी जनवरी का महीना ही चल रहा है, ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन साल की शुरुआत में ही जब 1 या 2 तारीख थी शायद, ये खबर देखने को मिली कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार नारा दिया है कि अब की बार 400 पार और फिर भाजपा सरकार। तो नया साल था, मतलब 2024 का 1 या 2 तारीख। 543 लोकसभा की सीटें हैं देश में, उसमें से भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि साहब हम इस बार 400 सीटें जीतेंगे और हमने ये टारगेट तय किया है कि अब की बार 400 पार। तो शुरू में मतलब तब आज से करीब 25 दिन होगा इस बात को, तब ये लगा था कि यार ये 400 पार कैसे पार हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी। मगर इसी बीच ये जो 22 जनवरी की तारीख आई, 22 जनवरी 2024, जब अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई, कि वहाँ कौन कौन से चेहरे थे और मतलब पूरे शो का जो समीकरण था, उसको जानने के बाद ये लगा कि इस पे थोड़ी बात की जाए कि क्या वाकई 400 पार का ये नारा भारतीय जनता पार्टी का फलीभूत होगा या ऐसे ही हवा हवाई है ये, और क्या भारतीय जनता पार्टी इस नारे पर काम कर रही है या एक नैरेटिव सेट करने के लिए और लोगों में एक ऐसी अवधारणा पैदा करने के लिए, लोगों का दिमाग इस तरफ आकर्षित करने के लिए कि भाई उसका जो आत्मविश्वास है, उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है भारतीय जनता पार्टी का, वो इतना ज़्यादा है कि वो 400 पार का नारा दे रही है। तो साहब थोड़ा सा अगर अपन इतिहास में जाएं, बैकग्राउंड में जाएं, तो अपन ये पाएंगे कि 2014 से आप शुरू करिए। 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने ये लक्ष्य तय किया था, ये नारा दिया था कि हम 272 सीटें जीतेंगे। 272 लोकसभा में बहुमत प्राप्त करने के लिए इतनी ही सीटों की आवश्यकता पड़ती है। 543 में 272, मतलब आपको सिंपल मेजॉरिटी हासिल हो गई और आपकी बगैर किसी के सहयोग से सरकार बन जाएगी। तो हम सब ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी को 272 छोड़िए 284 284 सीटें हासिल हुई थी। अब इसके बाद 2019 का चुनाव आता है। 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि अब की बार 300 पार। कितनी पार? 300, 300, और भाजपा की आई 303, 303। वो एक बंदूक आती थी 303 पुराने ज़माने में। तो 303 सीटें बीजेपी ने हासिल की साहब। अब आ गया है 2024 का इलेक्शन और नारा है अब की बार 400 पार। तो ये 400 आएंगी कि नहीं आएंगी? हालांकि कांग्रेस के जो बहुत बड़े नेता हैं दिग्विजय सिंह, 10 साल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, कांग्रेस के महासचिव भी रहे और इस समय राज्यसभा के सांसद हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से मध्य प्रदेश कोटे से। वो ये लगातार कह रहे हैं, बाकायदा उन्होंने अपने लेवल पे एक मुहिम छेड़ रखी है। और वो क्या है मुहिम? कि भाई ईवीएम का ये सब खेल है। तो खैर उस पर नहीं जाएंगे, हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के आत्मविश्वास की। अब 2019 और 2014 जब से ये दोनों चुनाव, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने लड़े हैं और नारों को, टारगेट को अचीव किया है भाजपा ने, तो इस बार देखिए आप कि ये जो अयोध्या में जो कार्यक्रम हुआ प्राण प्रतिष्ठा का, उसने एकदम समीकरण बदल दिए हैं लगता। मतलब हिंदी पट्टी में तो माहौल वैसा ही है जैसा कि पिछले 2 लोकसभा चुनावों में रहा है, माने भक्ति में कोई कमी नहीं आई है। आप अगर सोशल मीडिया पे जाएंगे, लोगों से बतियाएंगे, बतरस करेंगे, तो आप इसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कोई ख़ास तब्दीली नहीं आई है। तमाम बातें हैं जिन पे आप ये बहस कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, लेकिन कोई भी अपोजिशन पार्टी काउंटर नैरेटिव खड़ा करने में तैयार, मतलब सक्षम नहीं हुई है, कामयाब नहीं हुई है। ये एकदम सत्य बात है। अब INDIA गठबंधन एक तैयार किया भी था, लेकिन जिन साहब ने, मतलब वो होता है ना कि मिठाई की दुकान खोली और वो जो मुख्य मिठिया बने हुए थे मिठाई बनाने वाले, वही मतलब आप देख रहे हैं बिहार में क्या हो रहा है।
नीतीश कुमार तो मतलब यह हालत हो गई है कि वो लोकतंत्र की परिभाषा होती है, हम सब लोग जानते हैं क्या होती है। लोकतंत्र मतलब लोगों द्वारा, पब्लिक द्वारा, लोगों द्वारा, लोगों के लिए और लोगों का शासन। मतलब लोग ही चुने, अपने लिए चुने और फिर राज करें। मगर नीतीश कुमार का क्या हो गया है कि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते हैं, वो दुनिया के पहले व्यक्ति होंगे ऐसे पहले व्यक्ति होंगे नीतीश कुमार कि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते हैं मुख्यमंत्री पद के लिए और फिर से मुख्यमंत्री बनने के लिए। मतलब लोकतंत्र से कितना डेमोक्रेसी से मिलता जुलता मामला है। सीएम पद से इस्तीफा सीएम के लिए और इस्तीफा देके फिर सीएम बनने के लिए, इकलौते व्यक्ति। मतलब यही चल रहा है। तो खैर, तो साहब आपने देखा होगा कि अयोध्या में जो इतना जबरदस्त कार्यक्रम हुआ, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था, रामलला, मतलब उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जा रही थी और नरेंद्र मोदी ने की, प्रधानमंत्री ने, और बिल्कुल तामझाम के साथ की। अब पॉलिटिकल एंगल तो है ही है उस कार्यक्रम का, इससे कौन नकार सकता है? इससे तो कोई नकार ही नहीं सकता। अब वो उनकी किस्मत में लिखा हुआ है, उनके भाग्य में ये चीज़ बधी हुई थी, देसी भाषा में, कि भाग्य में जो बधा होता है वो मिलता है। नरेंद्र मोदी के भाग्य में बधा होगा। तो आप देखिए कि साउथ से रजनीकांत और वो आंध्र प्रदेश से चिरंजीवी और भी तमाम फिल्मी सितारे, शंकराचार्य भले ही ना आए हों, लेकिन अंबानी जी की पूरी फैमिली और फिर वो शाहरुख खान और रणबीर कपूर और मतलब सबको कार्ड दिया गया था, निमंत्रण दिया गया था। अब ठंड ज़्यादा पड़ रही थी तो बेचारे आडवाणी जी नहीं थे, मुरली मनोहर जोशी नहीं थे, विनय कटियार दिखाई नहीं दिए होंगे, गए होंगे तो उमा भारती भी गई थी शायद, मगर दिखाई नहीं दी वो। बाकी सब सोनू निगम से लेके तमाम लोग दिखाई गए। तो साउथ का जो मतलब फिल्मी दुनिया का दक्षिण भाषी फिल्मों के जो कलाकार हैं वो बड़े संख्या में थे। अब अगर आप साउथ से शुरू करें, क्योंकि हिंदी की जो पट्टी है वो तो मतलब ज़्यादा बदलाव दिखाई नहीं देता है 400 पार के संदर्भ में। और उसमें भी अब जो बिहार में जो चल रहा है, मतलब चिंता का विषय भारतीय जनता पार्टी के लिए यही था। बिहार, महाराष्ट्र और साउथ का जो कर्नाटक है, जैसे कर्नाटक में जो है भारतीय जनता पार्टी ने पिछले लोकसभा चुनाव में 28 में से 25 सीटें जीती थी, मगर वो विधानसभा का चुनाव हार गई, बुरी तरह हार गई, तो थोड़ी सी डरी हुई थी। मगर यहाँ बिहार को उसने ठीक ठाक कर लिया। मतलब इंडिया गठबंधन का जो जनक था व्यक्ति, वही बैठ गया, वही चला गया। मतलब पूरा जो एक बना था फार्मूला, वही छिन्न भिन्न हो गया एकदम। फार्मूला ही वो, अब पता नहीं A² B² क्या जो भी फार्मूला है वो सब 2AB वगैरह सब गड़बड़ हो गया। 2AB अलग, ये अलग, A² अलग, वो सब अलग अलग हो गया मामला एकदम। अब राहुल गांधी न्याय यात्रा पे, न्याय जोड़ो, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, मतलब पहले न्याय जोड़ो यात्रा थी, अब उसमें न्याय और हो गया। तो अब इंडिया गठबंधन का क्या होने वाला है? ममता बनर्जी ने कह दिया कि भाई हम तो अकेले लड़ेंगे चुनाव। पंजाब में केजरीवाल ने कह दिया कि अकेले लड़ेगी आम आदमी पार्टी। तो अब क्या होगा इंडिया गठबंधन का, क्या नहीं होगा? अभी तो टाइम है, 2 महीने में कौन कहो, स्टालिन ना कह दें, कोई दूसरे जो और घटक दल हैं इम्पॉर्टेंट वो ना कह दें। क्योंकि भाई क्या चल रहा है ये तो देख ही रहे ना, भारतीय जनता पार्टी ने काम शुरू कर दिया है। अब 2014 के बाद से, मतलब 10 साल हो रहे हैं, इन बीते 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बताते हैं 75 यात्राएं हुई हैं दक्षिण भारत के राज्यों की। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। 75 मतलब 10 साल में महीने कितने हो गए उसमें आप डिवाइड कर लो आप। तो आप हिसाब अगर लगाएंगे तो 3 महीने में लगभग 2 यात्राएं दक्षिण की प्रधानमंत्री मोदी की ये हुई हैं। अब आप देखिए कि पिछले दिनों ही वो कर्नाटक के एक्स चीफ मिनिस्टर
जगदीश शेट्टार, वो अप्रैल में पार्टी छोड़ के गए थे, कांग्रेस में शामिल हो गए थे, चीफ मिनिस्टर रहे भाई, तो बड़े नेता हैं, मगर वो फिर बीजेपी में शामिल हो गए, लौट आए। अब उधर आंध्र प्रदेश में टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू से फिर बात हो रही है भारतीय जनता पार्टी की। और वो तमिलनाडु में जो स्पेस खाली हुआ था जयललिता के निधन के बाद, मतलब एआईडीएम के 2 पार्ट में बट गई थी, तो उसको भरने के लिए, उसको मतलब हासिल करने के लिए वो खाली स्पेस को बीजेपी जी तोड़ मेहनत कर रही है। मतलब कुछ महीने पहले आपको याद होगा कि जयप्रकाश जेपी नड्डा ने, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, उन्होंने तमिलनाडु के 10 जिलों में एक साथ पार्टी के दफ्तर खोले थे और 7 लोकसभा सीटों पे बीजेपी का पूरा ध्यान है। मतलब साउथ में पिछली बार 2019 में बीजेपी ने 30 सीटें जीती थीं, हालांकि इनमें से 25 सीटें केवल कर्नाटक से थीं, लेकिन उसकी कोशिश है कि कम से कम इतनी सीटें तो उसको मिले ही, तो वो हाथ पांव मारने में लगी हुई है भारतीय जनता पार्टी। तमिलनाडु की करीब 7 सीटों पे उसका जोर है विशेष, लोकसभा की। कुछ सीटों पर उसको 20 से 30% वोट भी मिला था। तो श्री रामनाथपुरम एक सीट है, वहाँ करीब 32% वोट मिला था। वो चिदम्बरम साहब की है सीट, शिवगंगा। पिछली बार उनके बेटे कार्तिकेय लड़े थे, लेकिन इस बार वहाँ भी बीजेपी को करीब 20-22% वोट हासिल हुआ था। श्रीनाथपुरम तो वो एक बार जीती भी थी, 2014 का चुनाव, भारतीय जनता पार्टी। हाँ, हालांकि बाद में वो बाई इलेक्शन में और 2019 का चुनाव भी हारी थी, लेकिन वोट अच्छा मिला था उसको। तो खैर 7 सीटों पे ध्यान दे रही है तमिलनाडु में। अब ये रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई, आप अगर मूर्ति से को देखें, गौर से देखें, तो मतलब दक्षिण के भगवान जी का या विष्णु जी का जो एक रूप है, वो उसके दर्शन होते हैं उसमें। और जो कलाकार है जिसने बनाई है वो भी दक्षिण का ही है, मैसूर का है, कर्नाटक का। तो पूरा दक्षिण का रोल है। मतलब पंजाब में भी वो जो एनडीए का हिस्सा रहा है अकाली दल, श्रोमणी अकाली दल, वो फिर से जो है मतलब आने की संभावना है एनडीए में। भारतीय जनता पार्टी के छाते के नीचे खड़ा हो जाएगा अकाली दल, लग रहा है ऐसा। क्योंकि वो जो अयोध्या का कार्यक्रम हुआ है उसके बाद दिक्कत क्या है कि कोई काउंटर नैरेटिव नहीं है सामने। ऐसा नहीं है कि लोग खुश हैं, शाइनिंग इंडिया वाला माहौल नहीं है, लेकिन मुकाबले में कौन है ये भी तो देखा जा रहा है ना। तो वो जो कॉन्फिडेंस है कि 2014 में जितना का 272, उससे ज़्यादा, मतलब 12 सीटें ज़्यादा आई। 19 में का 300 तो 303 आई। ईवीएम वगैरह को भूल जाइए आप टारगेट पे ध्यान दीजिए। अब की बार जैसे 400 का है, 400 पार। अब अयोध्या का संपन्न हो गया मामला। अब इसके बाद वो एएसआई की रिपोर्ट आई गई है काशी के बारे में, काशी बनारस के बारे में आ गई ना रिपोर्ट कि मंदिर के अवशेष मिले हैं वो। उसके बाद फिर वो चुनाव आएगा, फिर वो मथुरा का भी आएगा मामला। उधर बिहार में खेला शुरू ही हो गया है। बहन जी ने, वो दीदी ने बंगाल के बारे में कह ही दिया है कि हम अकेले जाएंगे। तो INDIA गठबंधन का क्या होगा, और बीजेपी का काम चालू हो गया है। तो 400 पार का नारा अभी तो चल रहा है, रास्ते पे निकल पड़ा है एकदम, और मुकाबले में कुछ टारगेट समझ में ही नहीं आ रहा है। तो मार्च अप्रैल तक हो जाएगा मामला, अनाउंसमेंट हो जाएगा चुनाव का। हो सकता है अप्रैल में चुनाव हो जाए, मई तक तो हो ही जाएंगे। तो अब इस बीच जो 1.5-2 महीने बचे हैं, इसमें क्या होगा आसमानी सुल्तानी। तो एक बात कही मैं, इतना ही, ये एक बात है, ये अभी किसी निष्कर्ष पे नहीं, एक बात कही है। तो इस वीडियो को अगर आप पसंद करेंगे तो अच्छा लगेगा, इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, इससे हौसला बहुत बढ़ता है। नमस्कार।